Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lesson number 12 of complete computer science PBA preparation and revision series. आज की इस वीडियो के अंदर हम सूडो कोड, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। वो तमाम की एस्पेक्ट्स जो कि आपको अपने PBA के पेपर के लिहाज से पता होने चाहिए, वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। So without wasting time, let's start the video. First of all, let's understand that what pseudocode is. बेसिकली सूडो कोड आपके प्रोग्राम की लॉजिक की डिस्क्रिप्शन होती है जो आप ना तो कम्प्लीटली इंग्लिश में लिखते हैं और ना ही कम्प्लीटली कोड में, बल्कि वो कोडिंग के स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रही होती है। यानी हम उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कंडीशन लगाएंगे, इस तरह से हम लूप लिखेंगे, बट वो इंग्लिश की वर्डिंग में हम उसको लिखेंगे, कोई प्रॉपरली किसी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स हम फॉलो नहीं करेंगे। So we can say that it is an informal description of a program logic that is written in plain English and resemble the code but not actual code. यानी just a plan of code कि हम उसको किस तरीके से कोड करेंगे और फिर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस सूडो कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर फुल इंग्लिश है और उसमें प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स भी फॉलो नहीं किया तो वो एल्गोरिदम होता है। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स यानी इफ की कंडीशन, फार्मूलाज प्रॉपरली जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं उस तरह लिखे हैं तो वो आपका सूडो कोड कहलाता है। कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड जो कि हम सूडो कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमेशा स्टार्ट और एंड आता है, देन इनपुट और रीड आता है जहाँ भी आपने इनपुट लेनी होती है। आउटपुट भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, सेट भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं। ये सब कीवर्ड्स इसलिए बताए कि आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आप रीड लिखोगे तो वो भी ठीक है, इनपुट लिखोगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट अपने प्रोग्राम की लॉजिक लिखेंगे तो उसके अंदर हम ये तमाम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। और जहां भी हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर या अपना कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो हमें उसमें जहां स्टार्ट किया उसके बाद हमें उसमें एंड भी करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग इफ तो एंड इफ करना होगा, इफ आई एम राइटिंग फॉर तो एंड फॉर करना होगा, इफ आई एम राइटिंग वाइल सो एंड वाइल करना होगा। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। और एक और रूल ये होता है कि हमेशा इन कीवर्ड्स को हम कैपिटल में लिखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट यू सूडो कोड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, सूडो कोड का फ़ायदा क्या होता है। पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि देखिए सूडो कोड का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को अपने लिहाज से लिख सकते हैं और फिर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर, जब भी आपके पास प्रोग्राम आता है, अगर आप उसको पहले ब्रेक डाउन करके उसका सूडो कोड लिख लो कि हाँ मैंने ये काम इस तरीके से करना है, तो आपके लिए भी वो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को सिंटेक्स आता होता है कि किस तरीके से लिखना है, लेकिन प्रोग्राम जब सामने आता है तो वो लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती। तो सूडो कोड आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है जब आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को। यानी उसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि अच्छा ऐसे मैंने इनपुट लेनी है, ऐसे मैंने प्रोसेस करना है, ऐसे मैंने आउटपुट लिखनी है इसकी। कोई प्रोग्रामिंग सिंटेक्स होना कंपल्सरी नहीं है। तो इस तरीके से सूडो कोड आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान कर देता है, उसको ईजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी नहीं है। यानी सूडो कोड आप एक बना लें, फिर आपकी मर्जी है, आप उसको C++ में कन्वर्ट करो, पाइथन में कन्वर्ट करो, जिस मर्जी सिंटेक्स में आप कर सकते हो, क्योंकि स्टेप्स सेम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स वही होते हैं, बस प्रोग्रामिंग के लिहाज से उसका सिंटेक्स चेंज करना होता है। और यही फर्क होता है एक एक्चुअल कोड में और एक सूडो कोड में। यानी सूडो कोड में कोई प्रोग्रामिंग सिंटेक्स फॉलो नहीं होता। एक जस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लिखना होता है। एंड इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज योर कोड, ऑर्गेनाइज योर लॉजिक स्टेप बाय स्टेप, और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब मेन रूल डिस्कस कर लेते हैं सूडो कोड की जो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले हमेशा स्टार्ट लिखना है, एंड पे यानी लास्ट पे एंड लिखना है। और हमेशा जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपने कैपिटल में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट, फॉर, व्हाइल, इफ, एंड इफ, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। और बेस्ट सूडो कोड वो होता है जिसमें आप प्रॉपरली इंडेंटेशन दें, टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली पाइथन। यानी अदरवाइज ब्रैकेट्स यूज करें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और इंडेंटेशन दें, क्योंकि इससे ही आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होता है। क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हो तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम कैसे करना है। सो इंडेंटेशन भी आपने प्रॉपरली देनी है। देन हर एक स्टेप को सेपरेट लाइन के ऊपर लिखना है, और सेमी कॉलन डाल भी दे, या अगर फॉर एग्जांपल कॉलन वगैरह डाल भी दे इफ के लिए, फॉर के लिए, तो मसला नहीं है। और अगर ना भी डालें तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि सूडो कोड जो है उसमें हम प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते। यानी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को फॉलो करना इज नॉट कंपल्सरी। बेसिक स्ट्रक्चर आपको साइड पे नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट का वर्ड लिखा, उसके बाद इनपुट का वर्ड कैपिटल में लिखा क्योंकि 2 नंबर इनपुट लेने थे। उसके बाद आप सेट लिखें या ना लिखें, आप सेट नहीं भी लिखेंगे तो देयर इज नो इशू, और लिख भी दें तो भी कोई मसला नहीं है।
उसके अंदर करना क्या है, num1 और num2 को प्लस करना है और सम के अंदर स्टोर कर देना है और उसके बाद आउटपुट सम करना है और उसको एंड कर देना है। यानी स्टार्ट और एंड जरूरी है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है और बेस्ट सूडो कोड वही होता है जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा हो और आपके लिए उसको कोड में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। उसके बाद आपको यहाँ एक एग्जांपल नजर आ रही है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइट अ सूडो कोड टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तो सबसे पहले आप इसी तरह स्टार्ट लिखेंगे, फिर आपके पास पहले 3 नंबर इनपुट होने चाहिए, फिर आप पहले एक नंबर को बाकी दोनों से कंपेयर करोगे, यानी क्या num1 ग्रेटर देन num2 है और दरमियान में हम एंड लगाएंगे क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, आउटपुट num1 कर देंगे। एल्स इफ में क्या लिखा कि num2 इज ग्रेटर देन num3 और उसके बाद आउटपुट num2 कर देना है एंड देन एल्स में num3 कर देना है। यानी इट्स ऑब्वियस कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम एल्स इफ में, अब एल्स इफ में हमने num1 को num2 से, num2 को num1 से क्यों नहीं कंपेयर किया? वैसे हम कर भी सकते हैं, आप लिख भी दें तो देयर इज नो इशू। वो इसलिए नहीं किया कि इट्स कंफर्म, क्योंकि num1 जब ग्रेटर नहीं है num2 से तो इट्स कंफर्म कि num2 num1 से ग्रेटर है, इसलिए एल्स इफ में नहीं लिखा। अगर आप लिख भी देते हैं तो देयर इज नो इशू। और इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर तो कंफर्म है कि जब num1 भी बड़ा नहीं है, 2 भी नहीं बड़ा है, तो 3 ही बड़ा है, और एंड इफ करें और उसके बाद एंड कर दें। अब इसमें इंडेंटेशन को भी माइंड में रखना है। इंडेंटेशन यहाँ जरूर देनी है सूडो कोड के अंदर, क्योंकि इंडेंटेशन से पता चलेगा कि अच्छा ये इस चीज का पार्ट है, एंड इट्स अ गुड वे ऑफ राइटिंग सूडो कोड बाय यूजिंग द इंडेंटेशन। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास कि सम ऑफ एन नंबर्स अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसकी लॉजिक सिंपल सी है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने अगर एन नंबर का सम करना है तो उसका मतलब ये है कि 1 से लेके एन कोई भी नंबर हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है। तो हमने करना क्या है कि हर दो दो नंबर को ऐड करते जाना है और उसका आंसर अपने सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते जाना है अनटिल कि हम उस नंबर पे ना पहुंचे जहां तक हमने सम करना था। सो सबसे पहले तो हमें एन नंबर चाहिए जहां तक हमने जाना है, उसके बाद हमें सम का वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे, और फिर हमें लूप चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 1 से लेके एन तक एक एक का इंक्रीमेंट करके उस नंबर तक पहुंचना है। तो लूप हमने इसलिए लगाया है कि हम 1 से लेके उस नंबर तक मूव करें, और फिर हमने क्या करना है कि हम जो भी आई की वैल्यू हो उसको सम के अंदर डालते जाएं और सम के अंदर स्टोर करते जाएं। इसलिए हमने शुरू में 0 रखा ताकि कोई भी और आंसर हमारे आंसर के ऊपर इफेक्ट ना करे, यानी कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। सो हमने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये क्या करेगा कि जो भी सम का आंसर होगा उसके अंदर आई प्लस करता जाएगा और आंसर वापस सम के अंदर स्टोर कराता जाएगा। सो बेसिकली ये लूप तब तक रन होगा जब तक एन पे नहीं पहुंचते, यानी जब तक आपका आई इक्वल टू एन नहीं हो जाता, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। उसके बाद हमने जब ये खत्म होगा तो हम फॉर को एंड करेंगे, और फॉर को एंड करने के बाद हम आउटपुट लिखेंगे। यानी हमेशा आउटपुट जो है वो फॉर को एंड करने के बाद लिखनी है। यानी इंडेंटेशन बेसिकली आप देख सकते हो कि इंडेंटेशन कहाँ पर है, उससे हमें पता चल रहा है। उसके बाद आउटपुट सम करेंगे और हम एंड कर देंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हमने इवन नंबर को प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक मेथड ये वाला है और दूसरा भी मैं भी आपको बताती हूँ। पहले इसको देखते हैं कि इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, आई को हमने 1 से स्टार्ट किया और 100 तक हम ले गए। अब यहाँ हमें इनपुट रिक्वायर नहीं है, और ये बात माइंड में बैठा लें कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक एंड करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर सीरीज दे दी जाती है, जैसे 1 3 5 7 या 2 4 6 8 या फिर 2 7, मतलब उसमें पता चल रहा हो कि आपके पास इतने जो नंबर्स हैं उनका गैप आ रहा है, यानी एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन में आपने लिखना है कि इसकी कोई इनपुट रिक्वायर नहीं है या उसमें इनपुट नहीं होती, आप डायरेक्ट जो है वो अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हमने 1 से लेके 100 तक प्रिंट कराना है। सो इनपुट हमने नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट एक लूप लगाया जो 1 से लेके 100 तक जाएगा, और उसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि हर दफ़ा जो हमारी आई की वैल्यू होगी हम उसको चेक करेंगे क्या वो 2 से डिवाइड होती है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फुली डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम मॉड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर हमारा जो भी आई की वैल्यू है उसका हम 2 से मॉड निकालें और आंसर 0 आए तो इसका मतलब है वो फुली डिवाइड हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो फुली डिवाइड हो गया तो वो क्या है, वो इवन नंबर है। तो आउटपुट आई कर देंगे, उसके बाद एंड इफ करेंगे और एंड फॉर करेंगे। इंडेंटेशन को माइंड में रखना है, जैसे आपको नजर आ रहा है येलो फॉर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड फॉर भी वहीं पर है। पिंक इफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एंड इफ भी उसके इक्वल में ही है, और इंडेंटेशन हमने प्रॉपर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए इस सूडो कोड को समझना बहुत आसान हो गया। यानी इंडेंटेशन देने से उसमें क्लैरिटी आ जाती है और फिर उसको कोड करना आपके लिए और आसान हो जाता है। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, उसमें हम क्या करें कि हम अपने फॉर लूप को 2 से स्टार्ट करें, 100 तक लेके जाएं और इसमें से इफ को रिमूव कर दें और इसकी जगह 2 का इंक्रीमेंट करते जाएं। यानी आई को 2 से स्टार्ट करें, 100 तक लेके जाएं और 2 2 का इंक्रीमेंट करते जाएं। तो 2 के बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास
6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक होंगे, बस वे ऑफ राइटिंग करेक्ट होना चाहिए, स्टार्ट हो, एंड हो, उसके अंदर इंडेंटेशन प्रॉपर हो। तो आप ये दोनों मेथड में से जो भी आपको ईज़ी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल का भी एक इम्पॉर्टेंट सूडो कोड है जो आपको कहा जा सकता है कि लिखें। इसके अलावा टेबल का भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया लेकिन आप लिख सकते हैं, बल्कि वो एज असाइनमेंट आप खुद लिखें कि अगर हमने टेबल का सूडो कोड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उसी तरह स्टार्ट किया, नंबर लिया, यानी फैक्टोरियल में हमें नंबर चाहिए होता है क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर n 5 है तो फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 5 तक या 5 से लेके वापस 1 तक जाएं, इन सब की मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब आप इसको रिवर्स में भी फॉलो कर सकते हो और इस तरह से भी फॉलो कर सकते हो, यानी 1 से स्टार्ट करें और n तक जाएं और दो नंबर को मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करते जाएं और उसका आंसर स्टोर करते जाएं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आएगा 2, उसके आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 के आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करूँ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि हर दफा पिछला आंसर अगले आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल चाहिए, एक लूप का वेरिएबल और एक n जो कि नंबर बताएगा और एक वो जो आंसर को स्टोर करेगा, दैट इज फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इनपुट हमने n की, फैक्टोरियल को हमने 1 से स्टार्ट किया, लूप लगाया जो 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। अब n कुछ भी हो सकता है और हर दफा क्या करना है कि फैक्टोरियल को i से, यानी i बार बार इंक्रीमेंट होगा लूप के अंदर, सो वो उस इंक्रीमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आई इंक्रीमेंट होगा उसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर से मल्टीप्लाई करना है और वापस फैक्टोरियल के अंदर ही स्टोर कर देना है और उसके बाद एंड फॉर कर देना है और उसके बाद लूप को एंड कर देना है। सो इस तरीके से हम फैक्टोरियल का जो सूडो कोड है वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम इज फ्लो चार्ट। पिक्टोरियल से मुराद क्या है, इन विच यू आर गोइंग टू यूज द शेप्स एंड एरो, और हर शेप का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और हमें हर शेप जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, यानी एक ही शेप आप पूरे फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टार्ट एंड करना है तो आपको ओवल राउंडेड जो रेक्टेंगल्स ही होती है, यानी बेसिकली ओवल राउंडेड शेप रिक्वायर होगी। उसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करोगे, जो प्रोसेसिंग है उसके लिए रेक्टेंगल इस्तेमाल करोगे, डिसीजन के लिए डायमंड इस्तेमाल करोगे और जो बाकी लिंकिंग का प्रोसेस है उसके लिए एरो इस्तेमाल करोगे। तो ये जो बेसिक सैम्बल है ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वाला सैम्बल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल और इनके सैम्बल्स को देखते हैं कि कौन सा सैम्पल किस तरीके से होता है और कैसे काम करता है। अब वही लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर वाला एल्गोरिदम जो है उसी का ही फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया। शेप्स यहाँ आपको नजर आ रही हैं, ये ओवल शेप है, फिर पैरेललोग्राम है, फिर रेक्टेंगल है और डायमंड शेप है और हम इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है स्टार्ट का सैम्बल, उसके बाद इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज की, 3 इनपुट ली, कंडीशन लगाई। अब कंडीशन में हमेशा 2 ऑप्शन होती है, येस और नो। एक आंसर येस का होता है और एक नो का होता है। यस के आंसर में आपने जो काम करना होता है वो लिखते हैं और नो में जो आगे काम करना होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंडीशन ये थी कि नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन नम 3, तो इसका मतलब है हमें पता चल गया कि नम 1 इज ग्रेटर, तो हमने उसे आउटपुट शो कराना है। तो यस में हमने क्या कर देंगे, आउटपुट नम 1 कर देंगे और नो के अंदर क्या होगा, नो के अंदर फिर हमें अगली कंडीशन की तरफ जाना है। अगली कंडीशन में हमने क्या चेक करना है, अगली कंडीशन में हम नम 2 को चेक करेंगे कि क्या वो नम 3 से ग्रेटर है। आप नम 2 ग्रेटर देन नम 1 भी साथ ही लिख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी जैसे पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि ना भी लिखे तो इट्स ओके, क्योंकि कंफर्म है कि वो नहीं ग्रेटर तभी हम इस स्टेप पे आए हैं। तो अगर ये स्टेप का आंसर येस आता है तो आउटपुट नम 2 कर दें और अगर नहीं आता तो फिर आउटपुट नम 3 कर दें। यानी येस में एक आंसर होता है और एक नो में होता है और फिर बाकी सारे के सारे जाके एंड हो जाते हैं, यानी तीनों आउटपुट जो है वो डायरेक्टली लिंक है एंड से। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से हमेशा एक आंसर होगा, तो जो भी आंसर मिलेगा उसके बाद सीधा डायरेक्ट जाके आप एंड कर दें, फिर बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। Now let's understand trace table. That is also one of the important question। और इस trace table की ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, यहाँ तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट करके लिखा है बट उसमें इन डिटेल मैंने डिस्क्राइब किया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे रन करते हो और चेंज कैसे वेरिएबल के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो। बट यहाँ भी उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी सूडो कोड होगा, आपने उस सूडो कोड में हर वेरिएबल को एक कॉलम के अंदर लिख लेना है और फिर स्टेप बाय स्टेप हर वेरिएबल का जो चेंज आ रहा है हर स्टेप के अंदर वो वेरिएबल के अंदर चेंज करते जाएं। दैट इज़ बेसिकली ट्रेस टेबल। ये हमारी ड्राई रनिंग भी कहलाती है और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर फाइंड कर सकें और हम इजीली देख सकें कि कहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो गलत प्रोसेस हो रही है और किस तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कोड ठीक रन हो रहा होता है बट आउटपुट गलत दे रहा होता है, तो वहाँ पर ये ट्रेस टेबल
हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने लॉजिकल एरर को इजीली फाइंड कर सकें। सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक स्टेप 1 में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, num1 ये 3 है और num2 4 है। हमने वहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने उसको एक ही टेबल के अंदर लिख दिया। आपने यहाँ स्टेप 2 सेपरेट लिखने हैं और स्टेप 2 के अंदर आपने टोटल के अंदर 0 स्टोर करने हैं। अगर आप यूँ भी लिख दें तो इशू नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स पर्सपेक्टिव। यानी स्टेप 2 को क्लियरली स्टेप 2 अलग करें, उसके बाद टोटल को 0 करें और बाकी जो चीज़ होती है वो वैसे ही लिख दें। अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ डैश लगा दें। और हमेशा आउटपुट आपकी होनी चाहिए, यानी आउटपुट का कॉलम इज़ कंपलसरी। उसके बाद स्टेप 3 में आप देखें कि हमारे पास एक लूप लगा हुआ है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और num2 तक जा रहे हैं, और हर दफ़ा हमारे जो टोटल का आंसर है उसके अंदर num1 ऐड हो रहा है, यानी 3 बेसिकली बार बार ऐड हो रहा है, और जो भी पिछला हमारा सम आएगा उसके अंदर फिर num1 ऐड होगा एंड सो ऑन। अब यहाँ हमने स्टेप 3 को रिपीट करना है, और कितनी दफ़ा करना है, 1 से लेके num2 तक, और num2 क्या है 4, इसका मतलब है 1 से 4 तक रिपीट करना है। और सूडो कोड के अंदर हम प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ हमने स्टेप नंबर 3 में 1 किया आई को, और उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने टोटल में अपना num1 प्लस करना था। टोटल 0 था तो 0 प्लस 3 की आंसर क्या आया 3। अब अगली दफ़ा इसी 3 के अंदर हम फिर प्लस 3 करेंगे 6, और ये कब होगा जब i2 होगा। फिर i जब 3 होगा तो फिर इसी के अंदर 3 प्लस करेंगे वो 9 हो जाएगा। फिर i जब 4 होगा तो इसी के अंदर 3 प्लस करेंगे वो 12 हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम इसको एंड करके स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे तो स्टेप नंबर 6 में हमारा फाइनल आंसर प्रिंट हो जाएगा टोटल का, जो कि 12 होगा, तो तब हम आउटपुट में 12 लिखेंगे। अब जो कॉमन बातें याद करनी है आपने या माइंड में रखनी है वो ये है कि आउटपुट सिर्फ तब भी करनी है जहाँ जहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट आ रही होगी। प्रिंट की स्टेटमेंट अगर यहाँ लूप के अंदर होती तो हम बार बार आउटपुट में लिखते, लेकिन क्योंकि वो लूप से बाहर स्टेप नंबर 6 में एंड पे एक ही दफ़ा है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लास्ट में आउटपुट में 12 लिखा है। तो मेन रूल वही है जो आपने माइंड में रखने हैं कि सबसे पहले वेरिएबल्स का कॉलम बना लें, हर स्टेप पे जो वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है वो मेंशन करते जाएं, और आउटपुट को सिर्फ आपने तब मेंशन करना है जब आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट आ रही होगी। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो ट्रेस टेबल आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको सारी लॉजिक्स का पता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। नाउ लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली डिस्कस किया। सूडो कोड और एल्गोरिदम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हाँ, अगर टोटली इंग्लिश लिखोगे तो वो एल्गोरिदम होगा, और अगर थोड़ा प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स फॉलो करोगे तो वो सूडो कोड होगा। और उसके बाद फ्लो चार्ट, उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल के थ्रू होती है। ट्रेस टेबल के अंदर हर वेरिएबल की वैल्यू को हम ट्रेस कर रहे होते हैं, किस स्टेप पे क्या चेंज आ रहा है। बस एक बात माइंड में रखिए कि एक अच्छा सूडो कोड या फ्लो चार्ट जब भी एल्गोरिदम या सूडो कोड लिखें तो उसके अंदर इंडेंटेशन प्रॉपर्ली दें ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो और आपको हेल्प भी करे कि आप उसको आसानी से कोड में कन्वर्ट कर सकें। और बाकी ट्रेस टेबल के अंदर ध्यान से हर स्टेप के अंदर चेक करें किस किस वेरिएबल में चेंज आ रहा है और कैसे चेंज आ रहा है। और फ्लो चार्ट के अंदर सैम्बल्स करेक्ट ड्रॉ करें, अगर सैम्बल गलत होगा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाउंड माई वीडियोज यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।